नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल 29 आईएएस अधिकारियों के यहाँ पर तबादले हुए हैं। 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव कलेक्टर डूंगरपुर, टीना डाबी जिला कलेक्टर जैसलमेर, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी कलेक्टर बूंदी, अनिल अग्रवाल जिला कलेक्टर धौलपुर, जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर अलवर, प्रकाश राजपुरोहित जिला कलेक्टर जयपुर, रीको के प्रबंध निदेशक बने नकाते एस मदन, बीआईपी आयुक्त बने आईएएस ओम प्रकाश कसेरा, राजसीको से वीणा प्रधान की रवानगी हो गई है। तो ये बड़ा प्रशासनिक जो फेरबदल देखने को मिला है। इसमें 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। अब जयपुर के नए कलेक्टर होंगे प्रकाश राजपुरोहित। तो कार्मिक विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। कुल मिलाकर 29 आईएएस अधिकारियों के ये तबादले हुए हैं, जिनमें 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, किस तरीके से देखा जाए इस तबादले को, रूटीन ट्रांसफर के तौर पर या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह, और क्या कुछ इस तबादले में जो आदेश है बड़ी बातें हैं? देखिए, अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो आमतौर पर सारे जो तबादले होते हैं वो एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में ही देखे जाने की कोशिश होती है। सरकार की कोशिश होती है कि इसी रूप में लिया जाए। लेकिन इस लिस्ट में जो 29 नाम है उनमें से 6 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। और ख़ास बात ये कि इन ज़िला कलेक्टर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तकरीबन 1.5 साल बाद प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन कलेक्टर्स के ऊपर ही होगी। इस नज़रिए से ये देखा जाएगा कि वो वहाँ की प्रशासनिक मशीनरी कितनी समझ पाते हैं, और अगर कहीं पर दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो कितने अच्छे तरीके से उनकी कार्यशैली को समझ पाते हैं और कितनी पारदर्शिता से ये चुनाव करा पाएंगे। लेकिन कुछ पहलू इसमें देखने होंगे। विजयपाल सिंह है जिनका नाम इस नंबर में चौथे नंबर की लिस्ट पर, चौथे नंबर पर है। इनको आरटीडीसी में एमडी लगाया गया है। ये पहले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और पहले सीएमओ में भी काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से इनका अच्छा तालमेल है, मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में है ये। 6 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। इनमें जयपुर और जैसलमेर का नाम शामिल है। इसके साथ में ही अलवर, बूंदी और डूंगरपुर का नाम शामिल है। जयपुर में प्रकाश राजपुरोहित को कलेक्टर लगाया है, जिनकी वर्किंग से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में प्रकाश राजपुरोहित कलेक्टर के रूप में रह चुके हैं। बहुत लो प्रोफाइल तरीके से काम करते हैं। सभी पक्षों को आमतौर पर सुनते हुए इनको देखा गया है। अजमेर में रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके जयपुर आने का रास्ता जोधपुर और अजमेर होते हुए तय हुआ है। जोधपुर और अजमेर दोनों बहुत संवेदनशील भी जगह हैं, प्रशासनिक नज़रिए से भी और काम करने की स्वतंत्रता के नज़रिए से भी। तो ऐसे में जयपुर में उनको अच्छे अनुभव के बाद में लाया गया है। कलेक्टर राजन विशाल लंबी ट्रेनिंग पर विदेश गए हैं। उसके बाद में आज ही एडीएम को चार्ज देने के आदेश हुए थे, लेकिन उसके बाद में अब कलेक्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। अलवर में जितेंद्र सोनी को जिम्मेदारी दी गई है। वो भी अपने काम से छाप छोड़ चुके हैं। जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब वो झालावाड़ में कलेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद में मौजूदा सरकार के समय नागौर में अपना काम की छाप छोड़ चुके हैं। और राजस्थान के ही मूल निवासी डॉक्टर जितेंद्र सोनी चिकित्सा विभाग में अच्छी सेवाएं देने के बाद अब उनको अलवर जैसे ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। आपको ध्यान होगा कि राजगढ़ में जो मंदिर गिराया गया था रास्ता चौड़ा करने के मामले में, उसके बाद कलेक्टर शिवप्रकाश नकाते की कार्यशैली को लेकर के कुछ सवाल उठे थे और उस मामले से इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। इसी तरह अनिल अग्रवाल जो अब मूल रूप से आरएएस सेवा में थे, प्रमोशन के बाद में इनको पहली बड़ी पोस्टिंग मिली है। इनको धौलपुर कलेक्टर बनाया गया है। राकेश जायसवाल जो धौलपुर के कलेक्टर थे पिछले दिनों रिटायर हुए हैं और उसके बाद में इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से टीना डाबी जो अपने समय में आईएएस सिविल सर्विसेज के बैच की टॉपर रही हैं, उनको जैसलमेर का कलेक्टर लगाया गया है। उनके जो लाइफ पार्टनर हैं प्रदीप गवांडे, उनको उदयपुर में खान विभाग में डायरेक्टर लगाया गया है। इसके साथ में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी का, जो अभी डीओपी A1 का चार्ज देखा करते थे, वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी थे। उनको
जिम्मेदारी दी गई है बूंदी की। बूंदी से रेणु जयपाल का तबादला किया गया है महिला और बाल विकास विभाग में। रेणु जयपाल दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसराज जयपाल की पुत्री हैं और वो भी आरएस सेवा से आई हैं। दो महत्वपूर्ण और तबादले हैं, एक अवधेश मीणा का है जो जयपुर नगर निगम से कमिश्नर गए हैं जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और इसके साथ में देवेंद्र कुमार जो अजमेर नगर निगम से डीओपी A1 में आए हैं, जो रविंद्र गोस्वामी की जगह लेंगे। और जो आईएएस का सारा एस्टेब्लिशमेंट का काम है जो डीओपी देखती है, उसमें डीओपी A1 की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें देवेंद्र कुमार आपको दिखाई देंगे। इसके साथ में 4 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जो डीओपी के मुखिया हैं हेमंत गेरा, उनको हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है जिसे HCM रीपा कहा जाता है, उसका जिम्मा दिया गया है। साथ में कुमारपाल गौतम है, उनको जॉइंट सेक्रेटरी PhD का दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जल जीवन मिशन का कामकाज कैसे सुचारू चल सके इसकी जिम्मेदारी कुमारपाल गौतम के ऊपर कंधों के ऊपर रहेगी। जो डॉक्टर पृथ्वीराज हैं उनको भी मिशन निदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, तो इनके ऊपर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जो 6 जिलों के कलेक्टर बदले हैं उसके बाद अभी एक और प्रशासनिक सर्जरी संभावित है। कुछ जिलों के कलेक्टर और बदले जा सकते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही एक और तबादला सूची आएगी जिसमें कुछ जिलों के कलेक्टर बदले जाने हैं। शशिभुवन, अगर इस सूची को देखा जाए तो क्या कोई अप्रत्याशित नाम या कोई ऐसी जिम्मेदारी किसी को मिली है, ऐसा भी कोई नाम है? देखिए, अप्रत्याशित जिम्मेदारी मिलना तो नहीं कहा जा सकता। ये सारी चीज़ें रूटीन की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती हैं आमतौर पर। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र गोस्वामी का एलिवेशन हुआ है और युवा आईएएस अधिकारी हैं शिव प्रसाद नकाते, उनके जो कामकाज की शैली है वो कुछ हद तक ऐसा लगता है कि सरकार की नज़रों में छाप नहीं छोड़ पाई। हालांकि उनको रीको का जो काम दिया गया है, इसके साथ में DMIC जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर के जाने वाला है, उसकी जिम्मेदारी शिव प्रसाद नकाते को दी गई है। कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर पब्लिक डीलिंग की फील्ड पोस्टिंग नहीं है, लेकिन काम इनका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है क्योंकि DMIC को जब तक सही तरीके से लागू नहीं करेंगे आप, तब तक प्रदेश में आप नया निवेश और निवेश के लायक जगह और माहौल नहीं बना सकते हैं। इसके साथ में एक नाम का जिक्र और करूंगा, ओम प्रकाश कशेरा। इनको कमिश्नर बनाया गया है BIP का। सरकार लगातार निवेश की बात कर रही है, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन किस तरीके से ज़्यादा निवेश प्रदेश में ला सकते हैं, इसमें इन सभी विभागों की जिम्मेदारी है जो उद्योग विभाग से जुड़े हैं, चाहे वो कमिश्नर इंडस्ट्री हो या रीको हो या फिर DMIC हो या फिर BIP जिस तरीके से काम करता है, इन सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। एक विश्राम मीणा जो विशिष्ट शासन सचिव थे रेवेन्यू के, उनको भी CEO बनाया गया है जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम सही तरीके से हो जाए, समयबद्ध तरीके से हो जाए, वो एक महत्वपूर्ण काम है। इन सभी नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है या सबसे बड़ा ध्यान देने वाला विषय है इस लिस्ट में, वो है 6 जिलों के कलेक्टर बदले जाना, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं वो इन्हीं जिला कलेक्टर्स को करवाने होंगे। शशिभुवन, जैसा आपने जिक्र भी किया कि ये रूटीन के तौर पर किए गए हैं, लेकिन कुछ और भी तबादले हैं जो आने वाले समय में अभी देखने को मिल सकते हैं। बात दरअसल ये इसलिए चर्चा का विषय बन जाती है जब बड़ी संख्या में एक बार में इस तरह से तबादले होते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो अच्छी खासी संख्या, और आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में और ये संख्या बढ़ सकती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है समझने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर क्या कुछ इसका नफ़ा नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो आमतौर पर जो भारत निर्वाचन आयोग है वो भी ये कोशिश करता है कि ऐसे जगह पर कोई ज़िला कलेक्टर्स या पुलिस अधीक्षक नहीं लगे हुए हों जो 3 साल या उससे लंबी अवधि से काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं उनके कामकाज की शैली में पक्षपात तो नहीं आ गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिश होती है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके काम करें, किसी भी मामले में पक्षपात कम से कम अपने कार्यशैली में झलकने नहीं दें। लेकिन निर्वाचन आयोग को अगर कोई आशंका होती है, शिकायत मिलती है, तो अंतिम समय में बदले जाते हैं और
उससे पहले ही सरकारों की कोशिश होती है कि ऐसे जिला कलेक्टर्स, ऐसी जगह पर कलेक्टर्स को लगाया जाए जहां पर वो 1.5 से 1 साल का उनको कम से कम समय मिल जाए, उन जिलों का मिजाज समझ लें, उन जिलों के जो लोग हैं, नेता हैं, उनका मिजाज समझ लें और उसके हिसाब से काम करें। लेकिन दरअसल नेताओं का मिजाज केवल इसीलिए समझना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के कोई इश्यू नहीं हो, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेता के सोच के हिसाब से या नेता के कहने पर या उनके इशारे पर काम करेंगे। लेकिन एक तालमेल वाली बात होती है कि तालमेल सभी पक्षों से बेहतर हो और प्रशासनिक मशीनरी को समझकर, पूरे जिले को समझकर अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव का संचालन करवा सकें। जी शशिमोहन, महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि हमने देखा है विपक्ष की तरफ से जो है इस तरह से जब तबादले होते हैं तो अक्सर जो है सवाल उठाया जाता है, मंशा पर जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बार भी क्या जिस तरह से आप विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ मूलभूत बदलाव को लेकर, तो विपक्ष की तरफ से इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए और क्या इस तरह के जो कार्मिक विभाग की तरफ से तबादले होते हैं इस पर किसी तरह का कोई सियासी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये इसे एक रूटीन के तौर पर देखा जाना चाहिए या इसमें भी कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से कुछ नजर आता है? देखिए अभिनव, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ पर। एक, सियासी तौर पर इन तबादलों को देखा जाना या फिर प्रशासनिक सर्जरी के रूप में देखा जाए। सरकार यही कोशिश करती है कि इसे रूटीन प्रक्रिया समझा जाए, जबकि विपक्ष आरोप लगाता है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष के आरोप इन तबादलों पर कम होते हैं। विपक्ष के आरोप तब होते हैं जब बड़ी संख्या में जो नॉन आईएएस और नॉन आरएएस के जब तबादले होते हैं, जो अलग अलग विभागों में होते हैं, जब तबादले खोले जाते हैं, हाँ। और उस समय जो तबादले किए जाते हैं या बिना तबादला नीति के जो ट्रांसफर किए जाते हैं, उनको लेकर विपक्ष का आरोप होता है। पिछले दिनों हमने देखा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो, उपनेता राजेंद्र राठौड़ हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, सबका ये सवाल रहा है कि अगर सरकार तबादला नीति की बात करती है और उसमें पारदर्शिता लाना चाहती है तो ट्रांसफर पॉलिसी बना क्यों नहीं देती। पिछले दिनों हमने देखा शिक्षा विभाग में तबादला नीति लगभग तैयार है, हाँ। लेकिन उसके तहत ट्रांसफर्स क्यों नहीं होते हैं? बिल्कुल, कई सवाल हैं जो अभी भी लगातार जो विपक्ष की तरफ से शशिमोहन उठाए जाते रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम